हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बिना समय गवाए भाइयों और बहनों बढ़ते हैं किसकी तरफ? रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। कि जब हम फर्म खोलेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। भाई और बहनों, स्क्रीन पर आपके सामने है रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी बात। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पहले बहुत बेसिक सी बात सीखते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? या तो आप रजिस्ट्रेशन लेटर लेके, अपनी चिट्ठी पत्री लेके, है ना, बिल्कुल प्यार से बाय हैंड चले जाओ, है कि नहीं बात? खुद दौड़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेटर लाया हूं, ठीक है ना, आप पहुंच गए अपने एरिया के रजिस्ट्रार के पास, ठीक है ना, यानी कि आपके घर के पास ब्रांच पे पहुंच जाओगे आप। तो आपने रजिस्ट्रेशन कैसे दे दिया? बाय हैंड, ठीक है ना, बिल्कुल शादी के कार्ड की तरह। घर घर जाके शादी कार्ड बांट रहे हैं, भैया जरूर आना, और भैया सह परिवार बिल्कुल मत आना, क्योंकि बहुत कम लोग ही हमने बुलाए हैं, ठीक है। या फिर आपको लगा रिश्तेदार बहुत दूर रह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दूर, तो आप क्या करोगे? तो भैया आपने बाय पोस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना। और तो यही बात लिखिए भाई साहब। या फिर क्या करो, रजिस्ट्रेशन में भी इफेक्टेड एनी टाइम बाय सेंडिंग द स्टेटमेंट द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय पोस्ट। या फिर आपने वो बाय पोस्ट भेजा है, या आप खुद ही दौड़ते हुए चले गए। कहाँ जाना है? ठीक है, कहाँ जाना है, ठीक है ना, वो तो बताओ। डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन पिक्चर की तरह। भैया फाइनल डेस्टिनेशन तो ऐसी बात अभी नहीं करते हैं, अभी तो बहुत नाम कमाना है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में। सर ये रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ मिलेगा? रजिस्ट्रार ऑफिस तो भैया रजिस्ट्रार ऑफिस मिलेगा आपको जो आपका प्रिंसिपल प्लेस। प्रिंसिपल प्लेस का मतलब होता है जहाँ आपके बिजनेस का हेड ऑफिस है, एचओ हेड ऑफिस जहाँ पे है, उस एरिया में आपका रजिस्ट्रार आपको बैठा मिलेगा, ठीक है। वहां पे ऑफिस में चले जाना। जैसे हमारा अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नोएडा है, तो नोएडा के रजिस्ट्रार, पार्टनरशिप फर्म की जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस रजिस्ट्रार के पास मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रार कौन सा? ऑफ द एरिया इन विच प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड। या फिर अभी हमने फर्म शुरू ही नहीं करी, ठीक है, हम कह रहे हैं बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो कहाँ शुरू करोगे भाई? ठीक है नहीं बात? भैया हम नोएडा में शुरू करेंगे, तो प्रपोज टू, जहां पे भी अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, जहां भी अपनी पहली ऑफिस या पहली ब्रांच कह दो, हेड ऑफिस खोलोगे, उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वो आपकी पूरी डिटेल लेने के बाद क्या करेगा? आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। पहला बहुत ही सिंपल, मोड ऑफ इफेक्टिंग रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से मुझे रजिस्ट्रेशन को इफेक्ट कराना है, ठीक है जी बात। अगली बात आती है, अगली बात। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से। जब मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, तो वो मुझसे क्या क्या मांगेगा? क्या क्या मांगेगा? तो पता क्या मांगेगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया, भैया रजिस्ट्रार के पास जब चिट्ठी लेके जाएंगे तो 4 चीजें बतानी है। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। गेम खेलना है, कौन सा? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो क्या गेम खेलूंगा? सर गेम खेलेंगे हम नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है जी। तो नेम बताना है, प्लेस बचपन की तरह, एनिमल मतलब कौन जानवर है, पार्टनर की डिटेल्स, ठीक है ना, कभी दिल पे ले लो, पार्टनर्स की डिटेल। एनिमल इंसान ही पॉलिटिकल एनिमल है, राइट। और थिंग, किस चीज का भैया, बिजनेस किस चीज का कर रहे हो ये तो बता दो, इलीगल तो ना कर रहे, ठीक है ना। तो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग आपको खेलना है। सर समझ में आगे बात? एक बार चेकआउट कर लेते हैं कैसी कैसी बातें लिखी हैं। स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक तो वो फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, राइट। अलॉन्ग विद द फीस, साथ में भैया पैसे दिए बिना तो काम नहीं चलेगा ना, तो साथ में फीस भी देनी पड़ेगी। और साथ में क्या देना पड़ेगा? एक तो नेम, देखो मैंने जो रेड पेन से कर रखा है, प्लेस, राइट, कि प्रिंसिपल प्लेस मतलब हेड ऑफिस। नेम ऑफ अदर प्लेस, अगर कोई आपकी ब्रांचेस हैं तो भैया उनका प्लेस भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। एनिमल्स, एनिमल यानी पार्टनर्स की डिटेल देनी पड़ेगी कि भैया किस दिन पार्टनर फर्म में ज्वाइन हुए, साथ के साथ पार्टनर का नाम और उनका एड्रेस। पता लगा कोई घपला कर दिया तो फर्म के साथ साथ उनके घर पे भी छापे लगेंगे, ठीक है, राइट। और ये भी बताओगे साथ में किस चीज का बिजनेस है। और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो भैया टाइम के बारे में अगर है तो टाइम भी बताना पड़ेगा, 1 साल 2 साल के लिए, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो ड्यूरेशन ऑफ द फर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे भी बड़े मुद्दे की बात, ठीक है, जो ब्लू पेन से लिखी है, जैसे ही आप सारी डिटेल देके आओगे,
ठीक है ना। तो भैया साइन बाय ऑल, मुद्दे की चीज है ये ऑल, दिख रहा है ना। साइंड, साइन किया जाएगा किसके द्वारा, सारे पार्टनर्स के द्वारा, या फिर उसके द्वारा जिसे लीगली पार्टनर्स का एजेंट बनाया है, ऑथराइज किया गया है साइन करने के लिए। ठीक है जी, मैं भैया इंडिया से बाहर हूं, राइट, मैंने लीगली पेपर पे लिखकर, जिसे बोल देते पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मैंने लिख दिया कि मेरे बाद विदेश जाने पर भैया अकाउंट्स वाले सर मेरे बिहाफ पर साइन करेंगे, राइट। तो वो क्या बन गए, एजेंट स्पेसिफिकली ऑथराइज फॉर दिस पर्पज, जिन्हें मैंने ऑथराइज किया है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकल डिटेल दे के आनी है। आई होप बात समझ में आ चुकी, क्योंकि ये काम हमने प्रैक्टिकल डिटेल दे दी। अब सुनना ध्यान से, ये सारी की सारी डिटेल हमने कब दी सर, ये सारी डिटेल्स हमने दी है 25 अक्टूबर को। ठीक है जी, 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिए। तो ये डेट ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, 25 अक्टूबर को, राइट। ये भाई साहब आपके रजिस्ट्रार है, बहुत ही गुस्से में है ना, गुस्से में देख रहे हैं, कह रहे हैं बताओ क्या डिटेल लाए हो। तो मैंने कहा सर ये सारी डिटेल लेके आया हूं, ठीक है। ये हमारे एरिया के रजिस्ट्रार हैं, जहां पे हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है नोएडा। तो नोएडा के रजिस्ट्रार है, भाई साहब गुस्से में देख रहे हैं ऐसे। अभी चेक करता हूँ तुम्हारी सारी डिटेल, ठीक है ना। फिर देखा तो बहुत ही ईमानदारी से खुश, भाई पहली बार किसी ने ईमानदारी से सारी बिल्कुल करेक्ट डिटेल दी है। इन्होंने क्या किया भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात करी, रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ने क्या किया, सारी रिकॉर्डिंग कर ली इंफॉर्मेशन, लेकिन पता कब, 1 महीना लगा दिया, 25 नवंबर को, डेट पे खास ध्यान देंगे, 25 नवंबर को, ठीक है। सारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली और इश्यू कर दिया, हमें दे दिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिस्पैच कर दिया गया। और वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, जैसा आपकी नजरों के सामने, इसे याद करने के लिए जिगर के पास तक लेके जाए, राइट। कैसे, डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ करेला, हाँ वही केरला, ठीक है, राइट। तो भैया ये क्या हुआ, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, ठीक है, hereby acknowledge the receipt of the statement prescribed by the section 58(1), देखो सेक्शन भी लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द स्टेटमेंट हैव बीन फाइल्ड इन नेम ऑफ द फर्म, इस फर्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, राइट। और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है 3/2017, ठीक है ना। ये सारी डिटेल दे दी, किसके साइन हो गए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साइन हो गए। अब देखो इसका मतलब, जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही ऐसा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही ऐसा आता है, तो इसी बात से, यहीं से पता लग जाता है कि जो भी डिटेल्स दी जाती हैं वो किस सेक्शन में जाती है। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कौन सा है, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है 58, ठीक है। सब सेक्शन याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सेक्शन में फोकस करो। कौन सेक्शन हुआ, 58, यानी कि सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट पेपर्स पर सेक्शन भी लिखा होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ से आप इसको याद करेंगे कि भैया सेक्शन 58 लगेगा। अब सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार बात, हमारी नजरों के सामने 2 डेट है, ठीक है जी, एक 25 अक्टूबर और एक 25 नवंबर, राइट। 2 डेट आपकी नजरों के सामने है। अब सिर्फ आपको ये बताना है 2 सवाल, मेरे सवालों का जवाब दो ना। रजिस्ट्रेशन डीम्ड कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन डीम टू बी रजिस्टर्ड, सर इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहला बेसिक सवाल, किस तारीख को मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मान लूंगा कि हाँ भैया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, अब मैं फर्म है ना शुरू कर सकता हूं, किस तारीख को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मान लूं। कहने के लिए सिर्फ 2 ही डेट है, जिस दिन मैंने अपनी सारी डिटेल रजिस्ट्रार को दे दी, चश्मे वाले भैया को, या जिस दिन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई 25 नवंबर को। रजिस्ट्रेशन डीम्ड कंप्लीट, तो रजिस्ट्रेशन डीम्ड कंप्लीट कब माना जाएगा, 25 अक्टूबर को, समझ गए। यानी कि आपने अपना काम ईमानदारी से कर लिया, आपका कार्रवाई पूरी हो गई, आप निश्चिंत होके सोए घर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब क्लैरिकल वर्क रह गया, डिपार्टमेंट का, आईसीआई का, कि भैया वो चेकिंग करने के बाद आपके घर पे कब भेज रहे हैं। तो फिर रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, देखो दोनों वर्ड पे गौर फरमाओ, डीम्ड टू बी कंप्लीट वो पूरा कब होगा, दूसरा डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, हम उससे रजिस्टर्ड कब मान लेंगे। तो आपकी तरफ से तो काम पूरा कंप्लीट हो गया 25 अक्टूबर को, यानी कि डीम्ड टू बी कंप्लीट 25 अक्टूबर।
डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड कब माना जाएगा? डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड माना जाएगा 25 नवंबर। ये बात बहुत ध्यान से नोट करेंगे, ये दोनों खतरनाक सवाल, ठीक है ना, चांद तारे लगाते हुए। आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। SRK, ठीक है जी, SRK आप बनाते जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। 25 अक्टूबर 25 नवंबर या 25 नवंबर की जगह 30 नवंबर कर दो, अगर 25 में कंफ्यूजन होती होगी तो, राइट। फिर सेक्शन 58 हमने यहीं पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ अगली सबसे मजेदार बात। अब मुझे ये बताओ, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, ठीक है, तुम पहुंचे पिताजी के पास, पापा वो एक दोस्त का बर्थडे है। हाँ बेटा बताओ। पापा वो दोस्त का बर्थडे था आज। हाँ हाँ तो आगे बोलना। वो कह रहा था कि मूवी देखने जाना था, तो मूवी और डिनर के लिए जा रहे थे। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, कब तक आ जाओगे? वो पापा क्या है ना कि शाम वाम तक तो कोचिंग रहती है। अब तुम शर्मा रहे हो पापा, कैसे बोलूं, मतलब पापा गुस्सा मत करना प्लीज। वो शाम वाम तक कोचिंग रहती है ना, तो कोचिंग के बाद उसने टिकट जो बुक करी है ना 8-9 बजे तो कोचिंग से रहते हैं, फिर डिनर विनर करेंगे, 9-10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, तो उसने जो मूवी की टिकट बुक करी है ना 11:30 बजे वाला शो किया है पापा। 11:30 बजे वाला होश में है कि नहीं है? वो पापा कल तो छुट्टी है, संडे है, तो सोचा कि 11:30 बजे वाला देखें। आप सोचा ना मैं आ जाऊंगा अपने आप। कितने बजे तक है वो? पापा 11:30 से 2-3 घंटे लगा ही लो, 1:30 बज जाएगा, 1:30 बजे निकलेंगे, है ना, घूमते फिरते, तो 2:30-3 बजे तक मैं 2:30-3 बजे तक आ जाऊंगा। पापा कह रहे 2:30-3 बजे तक रात को, है ना। टिंटू की मम्मी को मम्मी देख लो माता जी, तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इसे, है ना, देख लो क्या करा, बता अपनी मम्मी। अब मम्मी को सारी बातें बता लगी तो पसंद आएगी ये बात मम्मी को, ठीक है। पापा ने मना नहीं किया, पापा ने कहा चल ठीक है जा 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 जा। तुम कह रहे पापा मजाक मत करो प्लीज, बताओ ना मजाक क्या कर रहे हैं, जा ना। पापा एक चांटा मार दो जरा खींच के, ऐसा लग रहा था सपना तो नहीं देख रहा, आपने इतनी आसानी से कैसे मान लिया, ठीक है। पापा ने कहा जा ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये ले पकड़ भैया, जेब खोली और कुछ पैसे पकड़, 2000 का नोट पकड़ा के, ये ले पकड़ भाई पैसे पकड़। पापा पैसे क्यों? अरे भाई जा रहा है, रात को कोई जरूरत पड़ जाए किसी चीज की तो पैसे ले लेना मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पापा मम्मी ने कहा सुनो 1 मिनट पर्स दिखाओ जरा अपना। हाँ जी पर्स ले लो मैडम, क्या बात होगी आप बताओ। दिखाना कितने पैसे पड़े, और भी कुछ पड़े, सारे दे दो इसे। ले बेटा ले, पर्स तो दे नहीं सकते ना तेरे पापा का, ये ले सारे पैसे ले ले जितने भी हैं, ले बेटा जेब में, जेब में डाल दे, ले बेटा जेब में। मम्मी के इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? अरे तू वहां रहेगा, है कि नहीं बात। मम्मी कहाँ रहना है, तू रख ना। मम्मी अंदर से नहीं अटैच ही ले आई, ले बेटा ले बैग ले, अपना बैग ले, ये बैग, यही बैग पसंद है ना तो ये ले आता ना, इसमें मैंने कपड़े डाल दिए, जीन्स डाल दिए, तेरे 1-2 कपड़े सूख रहे हैं, प्रेस करके भिजवा दूंगी। मम्मी कहाँ भिजवा दोगी, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रही बात। अरे जो दोस्त तुझे घुमाने ले जा रहे हैं, है कि नहीं बात, और मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, रात में नाइट आउट, है ना, बड़ा ट्रेंड में है आजकल, तो भैया उनके घर ही रहने लगी हो, उनके घर से पढ़ाई लिखाई करी, वो तेरा खर्चा भी उठा लेंगे, क्या दिक्कत है, 1-8 साल का खर्चा वो भी उठा लेंगे, मैं सामान वामान भिजवा दूंगी, ठीक है। जा बेटा जा जा जा। कितने बजे आएगा तुझे लेने? शाम को आएगा ना 7 बजे? हाँ ठीक है, मैं जब तक तो सारी चीज तैयार कर रखूंगा। अब आप समझ गए, आप गए भैया अपने कमरे में, मुंह फुलाया, है ना, अब मुंह फुला के लेट गए तकिए में मुंह डाल के। आज के बाद मैं घर वालों के बात नहीं करूंगा, ठीक है, राइट। आज से मैं घर छोड़ दूंगा। घर छोड़ के कहाँ गए हो? फर्स्ट फ्लोर पे। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मम्मी कहाँ जा रहा है? शाम को तो जाकर ना, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ, आज से फर्स्ट फ्लोर अलग, ग्राउंड फ्लोर अलग, मैं अलग रह रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से, इतनी कहानी मैंने क्यों बताई। तुमने कहा भैया दोस्त से भाई, पापा ने मना कर दिया। पापा ने कहा ना 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 इधर दोस्त जैसे आया, मैंने मना क्या किया, ऊपर गुस्सा करके अपने कमरे में लेटा हुआ, जा बुला ला। तुमने सारी कहानी दोस्त को बताई, दोस्त भी क्या बोलेगा, मना कहा किया। पापा कह रहे भाई मैंने कहीं मना किया? अभी तक ये बता मैंने मना किया? मैंने तुझसे एक बार भी बोला नहीं जाएगा? मैंने क्या बोला, जा ले और पैसे ले, बल्कि पैसे भी लेते जा, ठीक है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, जा चले जा। अब आप जानते हो, आपकी अंतरात्मा जानती है, भले ही पापा ने इसको हाँ कर दिया हो, लेकिन ये हाँ नहीं है। हाँ है के ना, ये हाँ नहीं है, इनडायरेक्टली मना करा जा रहा है, पर डायरेक्ट नहीं बोला कभी भी। और मम्मी ने भी आज पहली बार पापा का साथ दिया, मम्मी ने भी ना नहीं बोला, मत जा, पागल हो रहा है क्या, रात को 2 बजे पिक्चर देख के आएगा, है ना, राइट, ये दिन देखने बाकी रह गया, ठीक है। पापा ने भी मना नहीं किया, पापा भी जिंदगी में पहली बार, है ना, ऐसे काम के लिए मना नहीं कर, पापा कह रहे जा,
मम्मी पापा दोनों ही हाँ कर रहे हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा और मेरी अंतरात्मा दोनों जानते हैं कि ये ना है कि नहीं बात? इनडायरेक्टली ना है, आपको पता है। सर इसका हमारे कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना है? हमारे कॉन्सेप्ट से पूरा 100% लेना देना है। सुनना ध्यान से। जैसे मम्मी ने बोला कि बस घर में बताइयो, तेरा सामान वगैरह सब वहां भिजवा देंगे, टाटा बाय बाय, जा, हम मना नहीं कर रहे। ऐसे ही जब पार्टनरशिप में सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इंडिया में? ठीक है, इंग्लैंड में तो है, इंग्लिश लॉ में लिखा है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, हमें अंग्रेजों के यहाँ कोई लेना देना नहीं है। राइट, इंडिया की बात करो, इंडिया। राइट, इंडिया में क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? आंसर आया ना मुन्ना ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब खुश हो गए, भैया नाचो, नहीं है, नाचो भैया नाचो, नहीं है। क्यों? नाचने वाली क्या बात है? नाचने वाली ये बात है, एक तो रजिस्ट्रार के चक्कर काटने से बचेंगे, रजिस्ट्रार के चक्कर नहीं काटने। ठीक है, दूसरा रजिस्ट्रेशन फीस भी बचेगी, है कि नहीं बात? रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद जो भी ऑफिशियल कंप्लाइंस है, मान लो हर साल हमें कुछ डेटा भेजना है उन्हें, ठीक है, कोई रजिस्ट्रार को फीस देनी है, कोई रिन्यूअल कराना है, नया पार्टनर आ गया तो फिर से आप नई डीड बना के रजिस्ट्रार को भेजेंगे, ये सब करने पड़ेगा। यानी ऑफिशियल जो रिक्वायरमेंट है वो तो करनी पड़ेगी अपने आप को करेक्ट स्टेटस दिखाने के लिए फर्म के पास। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, झंझट ही खत्म भैया। रजिस्ट्रार आप कौन मैं कौन, कोई टेंशन नहीं, जय हो, टेंशन फ्री काम। लेकिन जैसे ही ये बोला गया ना रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो पिताजी ने 3 बातें बता दी। लेकिन बेटा एक बात सुन लेना ध्यान से, 2-4 बातें बोल रहा हूँ। जैसे ही तुमने बोला पापा चला जाऊं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने, पापा ने बोला जा चला जा, लेकिन ये बात सुन ले ध्यान से, पैसे ले जा वापस मत आइयो। उनके रहने लगे ऐसे ही। ऐसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेक्शन 69 अस्तित्व में आएगा। 69, ठीक है ना, समर ऑफ 69 की तरह 69 सेक्शन अस्तित्व में आया। ठीक है, 69 ने देखो क्या मजेदार बातें बोली। सबसे पहली बात 69 ने ये बोली, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो जो भी बाहर वाला आपके साथ बेईमानी कर रहा है, लीगली आप उसकी बेईमानी के ऊपर केस नहीं कर सकते। पहला चांटा तो ऐसे लग गया। क्या? हाँ, मतलब सुनो ध्यान से, मैंने बाहर वाले को सामान बेचा है ना, अपनी फर्म से, जो अनरजिस्टर्ड फर्म है, हमने भैया बाहर वाले को सामान बेचा, चीले खिलाओ लाइव बनाओ एंड कंपनी ने चीले बेचे, उधारी पे बेचे, उधार नहीं आया, तो लीगली क्या है, हम केस करेंगे। जब हम केस करने जाएंगे हमारा केस ही एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो केस ही एक्सेप्ट नहीं है। यानी सबसे बड़ी सजा यही है, कोई हमें पीट के चला जाए हम केस नहीं कर सकते, कोई हमारा उधार देना, कोई हमारे साथ बेईमानी कर ले, हम केस नहीं कर सकते। पहली बात से ही पता लग गया, हो लिया काम तमाम। ठीक है, तो मैंने बात। दूसरी बात, अगर इसका उल्टा हो जाए, सुनने जाए, इसका उल्टा हो जाए, मैंने अपनी फर्म के लिए सामान खरीदा, उधार में खरीदता जा रहा हूं सामान खरीदता जा रहा हूं। ठीक है, उसने मेरे को फोन किया, भैया क्रेडिट पीरियड पूरा हो चुका है, सामान के पैसे भिजवा दो। तो मुझे लगा फर्म तो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, केस वेस की कोई बात ही नहीं करता। मैंने कहा नहीं भिजवा रहा, बोल क्या कर लेगा। उसने केस कर दिया, हम कोर्ट तक पहुंचे, जज साहब ने कहा वो केस कर सकता है, आप केस नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, अगर मेरे साथ बेईमानी हुई तो हम केस नहीं कर सकते, फर्म के साथ बेईमानी हुई हम केस नहीं कर सकते, लेकिन फर्म ने बेईमानी करी तो लोग हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। यानी कि लोग आएंगे, हमें कूट के चले जाएंगे, और हम एक चांटा, एक उंगली तक नहीं उठा सकते उनके ऊपर, वापस ले, है ना। लोग आए, हमें कूट दिया, हमने उंगली भी दिखाई, वापस ले। समझ आ गई ना बात? यानी कि हम दूसरे के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर, ग्राहक के ऊपर, सप्लायर के ऊपर केस नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है। राइट, तो सबसे बड़ी कमी ये लिखी है, नो सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, द फर्म और अदर पर्सन यानी कि पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। सबसे खतरनाक बात क्या लिखी है, कैन नॉट, 69 ने जान निकाल दी सबकी, कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो समझ गए। लेकिन थर्ड पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है। दूसरी बात सुनना, बहुत ही मजेदार। राइट, अगर दो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई, दो पार्टनर्स के बीच में,
ठीक है भैया, हम 2 पार्टनर थे, पैसे आए, एक ही पार्टनर को हमने मेजरली मैनेजमेंट संभाल रखा, दे रखा था अकाउंट्स कर, है ना, सारे पैसे खाते सब उसके पास थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कामत एंड कंपनी के केस की तरह। अब जब फैसला हुआ कि भैया प्रॉफिट बंटना है आधा आधा, उसने बेईमानी कर ली, कह रहा नहीं दे रहा प्रॉफिट, कर ले क्या कर लेगा, सारे अकाउंट्स मेरे नाम पर है, बैंक के खाते पे मैं साइन करूंगा, नहीं कर रहा साइन, तेरे पैसे नहीं दूंगा, बता क्या कर लेगा, बता, लड़ ले, आ जा लड़ ले। तो भैया लड़ाई ऐसे थोड़ी करना, मार पिटाई, ठीक है, कोचिंग के बाहर मिल जाइयो, ऐसे नहीं करना ना। तो जब आपस में डिस्प्यूट हुआ, पार्टनर वर्सेस पार्टनर, समझ रहे हो बात को, क्या डिस्प्यूट हुआ, पार्टनर वर्सेस पार्टनर, पी वर्सेस पी। तो जज साहब ने बोला अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, समझना ध्यान से, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पी वर्सेस पी भी नहीं हो सकता। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर भी एक दूसरे के खिलाफ अपने राइट्स को स्यू या अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते। नो एक्शन अगेंस्ट द फर्म, यानी कि एक पार्टनर के साथ बेईमानी हुई है तो अपनी फर्म के खिलाफ वो केस नहीं कर सकता। मान लो 10 पार्टनर है, 9 के 9 पार्टनर तो पैसा खा रहे हैं, लेकिन एक पार्टनर को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा था, वो एक पार्टनर अपनी फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता। अ पार्टनर, देखो क्या लिखा है, अ पार्टनर, सिंगल पार्टनर की बात चल रही है, सिंगल पार्टनर की। ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म, वो लीगल एक्शन फर्म के खिलाफ कर ही नहीं सकता, ना ही वो अदर पार्टनर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। बात समझ में आ चुकी होगी। बाहर वाले के खिलाफ केस नहीं हो सकता, बाहर वाला हम पे कर सकता है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, आपस का लड़ाई झगड़ा भी कोर्ट तक नहीं जा सकता, एक दूसरे के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते, जिसके पार्टनर से बेईमानी हुई है वो अपनी फर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। उससे भी मजेदार बात देखो भैया, एक बात बताओ, मुझे तुम्हें, सुनना ध्यान से भैया, मुझे तुम्हें 1000 रुपए देने हैं, ठीक है जी बात, मुझे तुम्हें 1000 रुपए देने हैं, तुम्हें मुझे 500 रुपए देने हैं, क्या करूं, बोलो क्या करूं। पहले मैं तुम्हें 1000 रुपए दूं, तुम्हारे हाथ में कितने आ गए 1500, फिर तुम इसमें से मुझे 500 रुपए दे देना, ठीक है, हिसाब बराबर। ऐसे करते रहोगे क्या? अगर ऐसे मुझे तुम्हें 10 लाख देने हैं और तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, तो पहले मैं तुम्हें सारे के सारे 10 लाख दूंगा, फिर तुम उसमें से गिन के मुझे 1 लाख दोगे, नहीं ना, समझ गए ना। अब तुम क्या बोलोगे, सर मुझे आपको 1000 देने हैं, आपको मुझे 500 देने हैं, तो आपने कहा 500 रुपए एडजस्ट करो ना सर, 500 रुपए एडजस्ट करो। सीधा क्या करूंगा मैं तुम्हें सिर्फ 500 रुपए दे दूंगा, बात बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई? मुझे तुम्हें 1 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख रुपए देने हैं, राइट, तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने हैं और मुझे तुम्हें 10 लाख देने हैं, तो मैं सीधा कितने दूंगा, मैं सीधा तुम्हें 9 लाख रुपए दूंगा, बात बराबर है ना। 1 लाख का क्या हुआ, आप बोलोगे सर 1 लाख हो गए एडजस्ट, क्या हो गए 1 लाख रुपए एडजस्ट। कानूनी भाषा में एडजस्ट को बोला जाता है सेट ऑफ, क्या बोला जाता है जी, सेट ऑफ। देखो कितनी खतरनाक बात लिख दी, अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो नलायकों 100 रुपए से ऊपर का एडजस्टमेंट करने को नहीं मिलेगा। यानी कि एडजस्टमेंट पता कभी हो सकता है, जब ट्रांजैक्शन 100 से नीचे हो तभी हो सकता है। यानी मुझे तुम्हें अगर 10 लाख देने हैं और तुम्हें मुझे 1 लाख देने हैं, तो मैं 10 लाख ही दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर तुम ईमानदार निकले तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दे देना। मुझे तुम्हें 1500 देने हैं, तुम्हें मुझे 500 देने हैं, तो ट्रांजैक्शन पूरी चलेगी। मैं पहले 500 रुपए दूंगा, ले भाई 500 नहीं, पहले 1500 रुपए दूंगा, ले भाई 1500 रुपए पकड़, तुम 1500 रुपए पकड़ोगे, फिर तुम मुझे बोलोगे सर क्यों गेम खेल लो ऐसा, फिर तुम मुझे उसमें 500 दोगे, है कि नहीं बात। तो बताओ कितने लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, थोड़े दिनों बाद कोई नहीं करेगा, क्योंकि अजीब लोग हैं यार, ये एडजस्टमेंट जानते ही नहीं है, पूरा गेम खेलते हैं। भैया मुझे 10 लाख देने हैं और उसे 1 लाख देने हैं, तो सामने वाला बंदा बोल रहा है 9 लाख पे नहीं करेंगे भाई, पूरा खेलेंगे, मजा आता है, पहले 10 लाख रुपए ले पकड़ गिन, फिर उसी गिनने के बाद अब 1 लाख गिन और मुझे दे। तो सामने वाला क्या बोलेगा, भैया क्यों ऐसे कर रहे हो, लाख रुपए के चक्कर में 10 लाख दूंगा, 1 लाख गिनूंगा, 9 लाख दो, छुट्टी पाओ। जज साहब ने कहा अनरजिस्टर्ड फर्म है तो ये ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, समझ ना बात। तो जज साहब ने कहा अगर एडजस्टमेंट करनी है तो 100 रुपए से नीचे होनी चाहिए, अगर अमाउंट ट्रांजैक्शन का दोनों 100 रुपए से ऊपर निकल गया, 100 रुपए से ऊपर निकल गया, तो फिर सेट ऑफ एडजस्टमेंट बेकार है, बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका गुडविल खराब हो जाएगी, ठीक है ना, राइट। अब देखो कितनी बड़ी शर्तें हैं, 3 बातें लिख दी। अब बताओ 3 बातों को झेलने से अच्छा क्या है, 3 बातों को झेलने से अच्छा क्या है, रजिस्ट्रेशन करा ही लो ना भैया, तुम किसी के खिलाफ केस नहीं कर पाओगे,
सबसे बड़ी बात तो ये। तो इससे बढ़िया क्या करो, कोई बेईमानी करे और लुट जाओ, है ना, तो क्या करो, रजिस्ट्रेशन करा लो। 100 रुपए से नीचे की ही ट्रांजेक्शन को आप सेट ऑफ एडजस्ट कर सकते हो, तो आजकल 100 रुपए कुछ है ही नहीं, है ना, राइट। तो भैया इससे बढ़िया इंसल्ट हो जाए, बेइज्जती हो, गुडविल खराब हो कि भाई साहब बताने अजीब सा करते हैं, पूरे पैसे देते हैं फिर उसमें से गिन के लेते हैं, इससे बढ़िया क्या करो, रजिस्ट्रेशन करा लो। और पार्टनर का आपस का ही डिस्प्यूट हो रहा है, अपने ही हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे अपनी फर्म से, तो भैया इससे बढ़िया क्या करो, रजिस्ट्रेशन करा लो। तो डायरेक्टली क्या बोला है, डायरेक्टली तो बोल दिया भैया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, डायरेक्टली तो बोल दिया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसी शर्तें लगा दी कि जिससे आपको पता लग जाता प्रैक्टिकली, भाई साहब पंगे मत लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, है ना, 2-4 रुपए फीस 1000 रुपए के चक्कर में मारे जाओगे, राइट। तो वही वाली बात हो गई, डायरेक्टली पिताजी ने बोला जा चला जा दोस्त के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली पिताजी ने आपको बता दिया कि बेटा जाएगा तो वापस मत आइए, उल्टा तेरा ही नुकसान होगा। आई होप बात बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुकी है, ठीक है जी। अब देखो, अब अगली बात, अगर मुझे केस करना है अपनी फर्म पर, मेरी फर्म से झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, बेईमानी होगी किसी चीज को लेकर, फर्म पे केस करना है, या मुझे थर्ड पार्टी पे केस करना है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत मजे की बात है, फर्म के ऊपर केस करना है या थर्ड पार्टी के ऊपर केस करना है लड़ाई झगड़े पर, तो मैं पार्टनरशिप से रिलेटेड या गुड्स से रिलेटेड या लेन देन से रिलेटेड तो केस कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 69 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ना बाहर वाले के ऊपर केस करना, ना अपनी फर्म के ऊपर केस करना, हक की लड़ाई लड़ने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बाहर वाले ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ऑफेंस, एक ऐसा ऑफेंस जो आईपीसी में बना है, कहां बना है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में अगर कोई ऑफेंस है, ठीक है, और वहां ये लिख रखा है ये काम करना अपराध है, आईपीसी इस काम को करने के लिए मना करता है, और आप वो काम करते हो, जैसे मर्डर, चोरी, गबन कर लेना, है कि नहीं बात, राइट, स्कैम करना, स्कैम है जी, स्कैम है जी, स्कैम, सब कुछ स्कैम है, राइट, स्कैम करना, तो क्या अगर मेरी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आपराधिक सजा या आपराधिक कामों में भी मेरी सहायता नहीं की जाएगी, मेरी सहायता नहीं की जाएगी क्या, बताओ आप। अगर किसी ने मेरे साथ स्कैम कर दिया, किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, मतलब मार पिटाई कर दी जी, तोड़ फोड़ मचा दी, ठीक है ना, हमारी फर्म में आए, डंडे बजा दे, तोड़ फोड़ मचा दी, आपराधिक काम कर दिया, है कि नहीं बात, दफ्तर तोड़ दिया, जैसे हम न्यूज वगैरह में भी देखा होगा आपने ना। अब बताओ, तो भैया अगर कोई आपराधिक काम किया है, किसी ने कोई ऑफेंसिव काम किया, तो हक की लड़ाई खत्म कर दे, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जज साहब ने क्या बोला, सुनना ध्यान, जज साहब ने बोला ये जो काम करने के लिए मना किया गया 3 लोगों को, है ना, सॉरी, ये 3 काम जो करने के लिए मना किए गए हैं, आप ये काम सिविल प्रोसीडिंग में आते हैं, तो आप ये काम सिविल प्रोसीडिंग के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वैलिड रहेंगी। सिविल प्रोसीडिंग, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या लिखोगे, इफ देयर इज नो रजिस्ट्रेशन देन सिविल प्रोसीडिंग नॉट अलाउड, सिविल प्रोसीडिंग में नहीं जा सकते। सिविल प्रोसीडिंग कौन सी होती है, जो लेन देन की, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है, जो मैंने बताया, सिविल प्रोसीडिंग डज नॉट अलाउड, इसलिए सिविल प्रोसीडिंग लिख के मैंने कांटा लगा दिया। लेकिन हाँ, अगर कोई आईपीसी के तहत ऑफेंस है, आपराधिक घटना है, तो आपराधिक घटना को लेकर आप यस केस कर सकते हैं, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, यहां क्या लिख लो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज अलाउड, ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी, घुटने तक बात पहुंच चुकी होगी। सिविल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है, थर्ड पार्टी के ऊपर, अपनी फर्म के ऊपर, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर आपके पार्टनर ने किया है, थर्ड पार्टी ने अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की है, क्रिमिनल एक्ट किया है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप कर सकते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर भी और अपने अदर पार्टनर्स के ऊपर भी। तो सिंपल सी बात, नो सिविल प्रोसीडिंग अलाउड, बट इफ एनी एक्ट इज ऑफेंस देन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज अलाउड। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, सब बिल्कुल समझ गए, मजा ही आ गया। आखिरी बात देखते हैं, चलो उससे पहले देखते हैं ये एग्जाम्पल लिखना ना, नो सेट ऑफ मोर देन 100, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, देखो क्या है इसका एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे भाई और बहनों। दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, दिलबर एंड कंपनी है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए देने हैं एक्स को, समझ गए, एक्स को दिलबर एंड कंपनी को देने हैं 10,000,
अंतरात्मा क्या कहती है, बताओ अंतरात्मा क्या कहती है? अंतरात्मा कहती है सर 90,000 रुपए फर्म को दे देने चाहिए एक्स को, राइट, बात खत्म, एडजस्टमेंट हो जाएगी, केस सॉल्व। सुनो ध्यान से, हुआ क्या, इससे भी बड़ी खतरनाक बात हुई। एक्स ने केस फाइल किया फर्म के खिलाफ फॉर रिकवरी ऑफ 1 लाख। एक्स ने कहा भैया केस करो कोर्ट में, 1 लाख रुपए निकाल। कोर्ट के हिसाब से फर्म को 1 लाख रुपए देने हैं, राइट, तो भैया ये लो पकड़ो 1 लाख रुपए। लेकिन फर्म ये कह रही है मुझे एक्स से 10,000 रुपए भी तो लेने हैं, तो 1 लाख रुपए देने हैं, 10,000 लेने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं, 10,000 लेने हैं, तो क्या करूं? 10,000 जब लेने ही हैं तो 10,000 काट लेता हूं, 90 दे देता हूं, 90 दे देता हूं। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला डी एंड कंपनी जो फर्म है जिसे पैसे देने 1 लाख रुपए, कैन नॉट से 10,000 शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट 1 लाख एंड पेमेंट इज टू बी डन 90,000। 1 लाख रुपए में से एडजस्ट कर लेते हैं और 90,000 की पेमेंट ले लेते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जज साहब ने क्या बोला? कैन नॉट से, वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्म क्या है? सबसे खतरनाक बात ये लिखी, फर्म इज अनरजिस्टर्ड। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो एडजस्टमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। सर मजा आ गया पढ़ने में, है कि नहीं बात? अब वापस आते हैं। अब देखो, अब आता अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया हो तो उसका असर क्या होगा? यानी नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट इफेक्ट, उसका असर क्या होगा? मैं किन चीजों का अभी भी फायदा ले सकता हूं, राइट। सबसे पहला क्या इफेक्ट नहीं है, जो मैंने इसके साथ ही पढ़ाया, थर्ड पार्टी, राइट ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट द फर्म, यानी कि थर्ड पार्टी फर्म के खिलाफ केस कर सकती है बिना किसी टेंशन के। तो ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। राइट ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट द फर्म, यानी बाहर वाला मेरे ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा तो इसका किस पे असर नहीं पड़ेगा? स्यू फॉर सेटअप अप टू 100 रुपए, ये तो हमने पढ़ ही लिया भैया। 100 रुपए तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 100 रुपए से आगे की जो पेमेंट होगी उसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी, यानी 100 रुपए तक, यानी कि भैया 90-50 रुपए की पेमेंट है तो एडजस्ट कर लेना, तो भैया 100 रुपए तक। आजकल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, यानी कि 100 रुपए तक की वैल्यू में कोई असर नहीं है। दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। स्यू, अगर भैया मैं किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता, मैं अपने पार्टनर्स के ऊपर भी केस नहीं कर सकता, लोग हमें पीट के चले जाएं, हम उंगली भी नहीं दिखा सकते, तो भैया आत्महत्या तो कर सकते हैं, मरने की इजाजत तो होगी। मरने का मतलब डिसोल्यूशन, सर डिसोल्यूशन तो कर ही सकते हैं, यस। जज साहब ने बोला फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ये काम कर लो, डिसोल्यूशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। जब फर्म डिसॉल्व हो गई तो अपना शेयर क्लेम कर लो, ठीक है ना, यानी क्लेम शेयर ऑन डिसोल्यूशन फ्रॉम डिसॉल्व्ड फर्म। डिसॉल्व्ड फर्म, आपकी जो फर्म डिसॉल्व्ड हो चुकी है, बंद हो चुकी है, डिसॉल्व्ड फर्म से अपना शेयर क्लेम कर सकते हो, ये तो आपका अधिकार है भाई। मरते मरते कुछ पैसा तो आप क्लेम कर ही लेंगे जो आपकी डिसॉल्व फर्म में बनता है शेयर, बात नोट कर ली। तीसरी बात, अगर कोई पार्टनर शिवाजी द बॉस, देखो शिवाजी द बॉस हमारे साथ हमेशा रहते हैं, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो वकील साहब आएंगे, सर आपकी रोलेक्स की घड़ी भी हमारी प्रॉपर्टी में है, वकील साहब आएंगे ना, तो भैया वकील साहब को वो रोलेक्स की घड़ी देनी पड़ेगी, सारा का सारा सामान प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, चाहे आपकी फर्म नॉन रजिस्टर्ड हो। यानी कि नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नॉन रजिस्ट्रेशन से ऑफिशियल असाइनी और कोर्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोर्ट से ऊपर चले जाओ क्या, याद है ना गाना, कानून से ऊपर कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं। तो भैया कोर्ट से और कानून से ऊपर जा नहीं सकते, तो क्या बोला? नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट इफेक्ट, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या इफेक्ट नहीं होगा? डज नॉट इफेक्ट ऑन राइट ऑफ ऑफिशियल असाइनी और राइट ऑफ द कोर्ट टू रियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है। यानी कोर्ट से वकील साहब आएंगे, आपकी रोलेक्स की घड़ी भी लेंगे, आपका सारा सामान भी ले लेंगे, उनके राइट पर कोई असर नहीं है, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड ना हो। तो आई होप रजिस्ट्रेशन के बाद उसका असर क्या होगा आप पढ़ चुके हो, रजिस्ट्रेशन ना होने के बाद क्या असर होगा। एग्जाम में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप सॉल्व कर सकते हैं, सारी डिटेलिंग मैंने आपको
बिल्कुल डिटेल में उन स्लाइड्स में दिए, आपने नोट कर भी लिया होगा। तो उम्मीद है बात बिल्कुल गहराई तक पहुंची होगी। तो बस करना क्या है, जब तक एग्जाम के दिन बाकी हैं सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में। दुआओं में याद भी रखिए।